बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो जगह जहां पर सारा डाटा जमा किया गया होता है उसको डेटाबेस कहते हैं। वो जगह जहां पर सारा डाटा जोड़ के रखा है उसको डेटाबेस कहते हैं। सर, आप सब लोगों का नाम, पता, फोन नंबर, सीआरएन हमारे पास है और जब रिजल्ट आता है तो एक एक्टिविटी करते हैं। क्या बोला? हम सारे बच्चों का, हम वन बाय वन जिस बच्चे का मेरिट आता है ना, उस नंबर को अपनी डेटाबेस में चेक करते हैं कि यार हमारे पास 5,000 बच्चा है, कॉपी करके पेस्ट वहां पर सर्च किया, क्या इसमें से कोई खुदा न खास्ता हमारे पास तो नहीं पड़ रहा। इस अमल को सर्चिंग कर लिया, ये अमल किया। ये जो जगह है जहां पर सारे स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? डेटाबेस। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट। डेटाबेस क्या है? वो जगह जहां पर डाटा को इकट्ठा करके जोड़ के रखा हुआ है। पॉइंट समझ आ रहा है? ये डेटाबेस है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो निजाम है जिसके अंदर डाटा को जोड़कर रखा जाता है, फिर सर्च किया जाता है, फिर डाटा निकाल कर ले आते हैं। वो पूरा सिस्टम है जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। मैंने इसको समझाने के लिए पहले आपको मुझे यह समझाना पड़ेगा कि सर, हम आम जिंदगी में जो चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं। सर, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर फाइल्स होती हैं। ये वाला सिस्टम फाइल सिस्टम होता है। और अगर मैंने आपसे कोई फाइल शेयर की तो आपने वो फाइल अपने सिस्टम में सेव करेंगे। वो फाइल सेव करने के बाद वो वीडियो चलेगी। यस और नो? ये आम सिस्टम है जो हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे कंप्यूटरों पे चल रहा है, हमारे मोबाइल पे चल रहा है। ये फाइल सिस्टम है। ये फाइल सिस्टम। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो शेयर की, ग्रुप में बच्चा आ गया, कहता सर वो मैंने वो वाईफाई का पैकेज नहीं लगवाया हुआ, 1.4 GB की फाइल है। तो मैंने कहा फिर? उसने कहा सर फिर ये कि आप फाइल क्यों शेयर करा रहे हैं, आप क्या कर दें? मैं कहा जी मैं क्या कर दूं? उसने कहा सर आप फाइल ना शेयर करवाएं, आप YouTube पर अपलोड करा दें। अब मेरी बात गौर से सुनना। फाइल सिस्टम में क्या होगा? फाइल सिस्टम में ये होगा कि मैं फाइल आपको शेयर करूंगा, आपके सिस्टम में फाइल सेव होगी। हर बच्चे के सिस्टम में इंडिविजुअली फाइल सेव होगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं YouTube पर फाइल अपलोड करके आपको लिंक दे दूंगा तो फिर आपके सिस्टम में फाइल सेव करने की जरूरत है ही नहीं। तो फाइल डेटाबेस असल में क्या चीज है? डेटाबेस वो जगह है जहां पर डाटा पड़ा हुआ है और कोई भी, और वो शेयर्ड जगह है और कोई भी बंदा वहां से डाटा एक्सेस कर सकता है। मैंने ये फाइल YouTube पर डाल दी और आप सब लोग को YouTube का लिंक दे दिया। आप जनाब वहां पर जाकर उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको वो फाइल अपने सिस्टम में सेव रखने की जरूरत नहीं। मेरे साथ चल रहे हो? मैं तो बिल्कुल वही बात है, जड़ से शुरू कर रहा हूं। जड़ ये है, आपको फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही नहीं पता चलेगा तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की समझ ही नहीं आनी। और पहले तो ये बताएंगे ना कि आप क्या देख रहे हो और असल में डेटाबेस क्या है। सर एक सवाल है आपसे कि जब मैं कहता हूं ना ठीक है भाई मैं पोर्टल पर शेयर करवा देता हूं, तो कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर पोर्टल पर ना शेयर करवाइएगा, मैं ऑनलाइन एनरोल्ड नहीं हूं। यस और नो? क्या पोर्टल भी डेटाबेस है? यस।
लेकिन उसमें डेटा की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। डेटा को सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं जिन्होंने, जो ऑथराइज्ड है। और ऑथराइज कौन है? जिन्होंने पोर्टल खरीदा हुआ है, पोर्टल की फी पे की हुई है। यार आप मेरे साथ चल रहे हो? तो भाई मैं बुनियादी तौर पे आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा की बात किया और डेटाबेस की बात किया और डेटाबेस सिस्टम को फाइल सिस्टम के साथ कंपेयर किया। और ये वाली बात करने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और मैं आपको बताऊं कि यार मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। सर वो निज़ाम जिसके तहत डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा है। अब आप एक बात समझिए, आप समझ लें कि डेटाबेस असल में एक गोदाम है, असल में एक रिपोजिटरी है, असल में एक जगह है जहां पर सारा डेटाबेस रखा भी जा रहा है, संभाला भी जा रहा है, और जब जरूरत पड़ेगी तो ढूंढ के वापस भी कर दिया जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस निजाम को कहते हैं। अब अगर आपके दिमाग में यह है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई जगह है जहां पर डेटा सेव होता है, तो गलत। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद वो निजाम है जिसके जरिए आप डेटा को रेलेवेंट जगह पर रखते हैं, महफूज करते हैं, और जब जरूरत होती है तो वहां से ढूंढ कर लाकर दे देते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा रखने की जगह नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम असल में वो निज़ाम है, वो सिस्टम है जिसके जरिए आप डेटा को सेव करते हैं, आप रिसीव करते हैं, सेव करते हैं, ढूंढते हैं और रिट्रीव करते हैं। अब आप इमेजिन करें ना कि आपका डाटा है, आप एक बच्चा जाता है जाके कहता है भाईजान मेरे ना 2,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस चली गई थी, जरा वो मुझे वापस कर दें। तो मैनेजमेंट के लोग क्या करेंगे? फौरन 2,000 इन भाई को दे देंगे या सिस्टम में चेक करेंगे? वो सिस्टम में चेक करेंगे। ये वाला सिस्टम के अंदर चेक करके वो बच्चे का नेम सीआरएन पूछेंगे। जब नेम सीआरएन पूछेंगे तो उस रेलिवेंट फाइल तक चले जाएंगे जो उस बच्चे की फाइल होगी, उस पर एंट्री हुई होगी, वो एंट्री देखेंगे और देखेंगे कि आप वाकई इस बच्चे का दो। ये जो सारा डाटा बच्चे का महफूज था वो डेटाबेस में फॉर एग्जांपल महफूज था, और उन्होंने डेटाबेस में से उस रेलेवेंट बच्चे का रिकॉर्ड निकाला और रिकॉर्ड निकाल के चेक करके ठीक है भाई तुम्हारा 2,000 पेंडिंग था, ये लो। यार मेरे साथ चल रहे हो? मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जड़ आप पकड़ लो, आगे जाओगे तो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। जैसा कि हमने आपको कमिट किया कि हमारा टारगेट इस वक्त ये कतन नहीं है कि हम आपको टेक्स्ट पढ़ाएं, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ाते हैं तो आप थक जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप ये वाला घंटा, अभी मैं आप हैरान हो कि मुझे मैसेज पता क्या आ रहे हैं। मुझे अभी मैसेज आया है पिछले टाइम पे कि सर एक बात बताऊं आपको, बुरा तो नहीं लगेगा। मैं कहा जी बताएं। कहते जब मैं डाटा की किताब खोलता हूं ना तो मेरी नींद बड़ी आती है, और ज़्यादातर मैं डाटा के टाइम पर 10 मिनट पढ़ने के बाद मैं सो जाता हूं, और फिर उसके बाद मैं हड़बड़ा के उठता हूँ। तो मैं कहता हूँ डाटा पढ़ने का टाइम तो गुजर गया, चलो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और डाटा की मेरी तैयारी नहीं हो रही। हाँ मैंने क्या कहा ये यकीनन आपके लिए रेलिवेंट है। सर इसका जवाब ये है कि भैया मैं आपको एक ख़ास टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ। आपके पास जब आप घर जाते हो पढ़ने का टाइम होता है तो आपके पास एक चैलेंज होता है कि यार ये सर ने पढ़ाया है, ये तो मैं कवर करूं जो आज सर ने पढ़ाया है। तो जब आपके पास वो चैलेंज होता है और आप अगर आपका पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा है, ये किताब बोरिंग है, तो लेक्चर साथ लगाएं। यार यूट्यूब पर डाले किस लिए कि ये वाली मुस्तस्ना खत्म हो जाए कि भाई इसने पैसे दिए या इसने पैसे नहीं दिए। अब जो हम करा रहे हैं वो तो सबके लिए करा रहे हैं जो अपने बच्चे हैं। सीए के सारे बच्चे अपने बच्चे हैं ना, तो हमने वो कर दिया। अब आपको क्या चाहिए? आप YouTube के लिंक पर जाएं,
और वहां से लेक्चर चलाएं। लेक्चर में मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि भाई वो वाली बातें करूं जो बुकिश नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की है, जिसके बाद आप किताब पढ़ेंगे तो कम से कम खोपड़ी में पढ़ तो रहा होगा कि क्या क्या रहा है, बजाय इसके कि आप इससे पहले किताब पढ़ते नींद भला क्यों आती है। एक तो सब्जेक्ट रहा है, दूसरा आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही होती, और वो समझ इसलिए नहीं आ रही होती क्योंकि आपको फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिफरेंस ही नहीं पता, और आप सोचते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हाँ ये बहुत मजे की चीज है, बहुत फायदे की चीज है, इसका 15 नंबर का सवाल है ना, इसको कर लो। अब इससे तो नहीं भाई याद होगा। याद तो तब होगा जब आपको दिमाग में होगा कि यार ये बात किसकी कर रहे हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही। और सर मेरे साथ चल रहे हैं, ये असल बात है। सर जी मैंने आपको बता दिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ आया, यस और नो? आओ मेरे साथ। सबसे पहले आपको बताया फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या फर्क है। सर जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने इंटरनेट भी बचाया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने रिडंडेंसी भी बचाई। इतने ज्यादा बच्चों ने सब ने फाइल अपने सिस्टम पे सेव की होनी थी, अब एक ही जगह पर सेव कर दिए, सारे शेयर कर रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने डाटा को सिक्योर भी किया, जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं एक्सेस कंट्रोल करूंगा, जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं दिखाऊंगा, जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं नहीं दिखाऊंगा। और सर समझ आ रहा है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम में कुछ डिफरेंसेस थे, उसकी बात की। और अब आगे चलता हूं और अब अगली बात करता हूं कि सर डाटा को समझाने के लिए एक एग्जांपल और दे देता हूं जिससे डाटा आप मजबूती से पकड़ लोगे, और वो एग्जांपल है एयरबेस की। यार जिस तरह डेटाबेस डाटा रखने की जगह है, इस तरह एयरबेस हवाई जहाज रखने की जगह। ठीक हो गया सर जी? ये कंट्रोल रूम, जिस तरह डेटाबेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो उसको मैनेज कर रहा है, कौन सा डाटा कहां पर सेव होना है, कहां पर पड़ा हुआ है। डाटा को सेव करने से पहले डाटा पर नंबर लगा के सेव करते हैं, उसको कहते हैं इंडेक्सिंग, ताकि बाद में वो जो कहते हैं 36 नंबर लेके आ, कहते हैं या नहीं कहते, वो असल में क्या होता है, वो डाटा को नंबर लगा के सेव करते हैं, बाद में डाटा को उसी नंबर के साथ ही रिट्रीव कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह सर जहाज डाटा पे नंबर लगाकर उसको सेव करते हैं। इतने जहाज कहाँ पर है, कितना है, कौन कौन सा जहाज है, इसको किस किस ने चलाना है। यहाँ पर वाकई हवाई जहाज की बात हो रही है, आप किसी किस्म का दूसरा जहाज ना समझिएगा, ठीक है? धुएं वाला नहीं है सर, ये सही वाला जहाज है। ठीक हो गया सर जी? बेसिकली वो जगह जहां पर जहाज रुके हैं, और वो जगह उसको मैनेज कर रहा है, जो जहाज को रुकवाता है, जो जहाज को प्लेस करवाता है, जो जहाज को अवेलेबल रखता है कि जब चाहिए हो तब फौरी तौर पे पायलट आए और जहाज उड़ा के ले जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो पूरा कंट्रोल सिस्टम है। और डाटा की जुबान में कहूं तो वो पूरा सिस्टम संभालने, डाटा का आना, डाटा का उतरना, डाटा का सेव होना, डाटा का वापस रिट्रीव होना, डाटा का सर्च होना, ये सारा कुछ जो संभाल रहा है, ये कौन है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ गए सर? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है सर। अच्छा जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा मौजूद डाटा को मैनेज करेगा पूरा। सर अब अगली बात जो कीमती है वो क्या है? एसेट मॉडल। एसेट मॉडल क्या है? फिर मैंने कहा टेक्स्ट नहीं आपको मैंने पढ़ाना, मैंने आपको तस्वीरें ही दिखानी है, इंजॉय करना है आपने बस बैठ के कि चल क्या रहा है भाई। तो इतने रंग मैंने भरे हैं, यकीन करें ये वो मैक्सिमम एंजॉयमेंट है जो आप कर सकते हैं पढ़ते हुए। ग्रीन, कोई येलो, कोई ऑरेंज कलर देखकर खुश हो जाएं, वाह कितना अच्छा कलर है। वाह जी सर, ठीक हो गया सर, आपके शौक ठीक नहीं है। ये आपने अच्छा किया बता दिया कलर की चॉइस, वरना मैं समझा आप कहेंगे मजबूरी है सर।
ले सर, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है भाई एक ट्रांजैक्शन के दो टुकड़े हैं, चार टुकड़े हैं, सारे पार्ट्स एग्जीक्यूट होंगे या कोई पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सारे पार्ट्स एग्जीक्यूट होंगे या कोई पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सर ए ने बी को $100 ट्रांसफर किए, इसके दो हिस्से हैं। सबसे पहला ए के पास से $100 माइनस होगा और दूसरा बी के पास $100 ऐड होगा। ऐसा ही है ना सर? वो कहते हैं अगर पहला स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो सर पूरी ट्रांजैक्शन ही क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। इसको कहते हैं एटॉमिसिटी, इसको कहते हैं ऑल और नन। ठीक हो गया? एसिड मॉडल इंपॉर्टेंट है और उसमें ये चार बातें। सर जी सी फॉर कंसिस्टेंसी, जो रूल्स और कंस्ट्रेंट सेट की हुई है ना उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे बैंक ने एक रूल सेट किया है कि एक बंदे के अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा पैसे कम नहीं हो सकते। एक बंदे के अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा पैसे कम नहीं हो सकते। अकाउंट बैलेंस है 1 लाख और विड्रॉ कर लिया आपने 1,10,000, तो क्या ये विड्रॉ हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? आपने कंस्ट्रेंट रखी हुई है, आपने कंस्ट्रेंट रखी हुई है कि बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी। तीसरा आ गया आइसोलेशन। ये बड़ा मजे की बात है। वो कहता है भैया एक ही वक्त में दो ट्रांजैक्शन हो रही हूं। सर आपको पता है डेटाबेस की खूबियों में से एक खूबी है कि ये कॉन्करेंटली एक वक्त में एक से ज्यादा क्यूरीज को हैंडल करने की सलाहियत रखती है। आपको पता है यूट्यूब जो है वो एक डेटाबेस है जिसके अंदर सारा डाटा हम डालते जा रहे हैं, जिसने जो डाटा चाहिए वो एक्सेस कर सकता है। मैं जब YouTube पर वीडियो डालता हूं तो पहले 2 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा लोग उसको देख रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 100 से ज्यादा लोग एक ही वक्त में इकट्ठे देख सकते हैं? यस, यही तो डाटाबेस की खूबी है कि वो कॉन्करेंटली ज्यादा क्यूरीज हैंडल कर लेता है। अब उसके अंदर कॉन्करेंसी के अंदर भी एक बात है कि एक वक्त में एक ही चीज हैंडल कर रहा होता है, लेकिन वो कर इतनी सिस्टम इतना फास्ट होता है कि वो बहुत तेजी से उसको हैंडल कर रहा होता है। अब जरा बात देखिएगा, एक तरफ है ट्रांजैक्शन 1 और एक तरफ है ट्रांजैक्शन 2। आपका अकाउंट बैलेंस है 1 लाख, एक तरफ कहा गया 100 ऐड कर दो, दूसरी ट्रांजैक्शन में कहा गया 1100 माइनस कर दो। अगर वो पहले ट्रांजैक्शन 1 को एग्जीक्यूट कर लेता है तो अकाउंट बैलेंस 1100 हो जाता है और फिर ट्रांजैक्शन 2 भी एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन अगर वो पहले ट्रांजैक्शन 2 को एग्जीक्यूट कर लेता है तो अकाउंट बैलेंस 1 लाख है और वो कहता है भैया ये ट्रांजैक्शन तो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पे चेक डिसऑनर हो जाता है। एट अ टाइम 2 क्यूरीज आएंगी। अब आइसोलेशन का मतलब क्या है? जब एक वक्त में 2 क्यूरीज आएंगी तो एक को हैंडल किया जाएगा। जब एक वक्त में 2 क्यूरीज आएंगी तो एक को एट अ टाइम हैंडल किया जाएगा। अब मेरी बात समझो, क्या गूगल सर्च के बैकएंड पे डेटाबेस है या नहीं? 1 मिनट में कितने लोग गूगल सर्च करते हैं? 3.6 मिलियन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो एट द सेम टाइम और भी बहुत से लोग कर रहे हैं तो वो कैसे हैंडल हो रहा है? सर एट द सेम टाइम हजारों सिस्टम्स उसको डील कर रहे हैं। आइसोलेशन का मतलब यह है कि एक ही वक्त में जब 2 क्यूरीज आ जाती हैं तो हर क्यूरी को अलग-अलग डील किया जाता है। जब उसने 1100 का विड्रॉल को डील किया तो उसने कहा जी मेरे पास अकाउंट बैलेंस 1000 है और ये क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। इसने इस वक्त ये नहीं देखा कि यार अभी 100 रुपए साथ वाली ट्रांजैक्शन भी हो रही है, वो होगी तो बैलेंस पूरा हो जाएगा। ये नहीं देखना। सर मेरे साथ रियल में ऐसा हुआ है
कि मेरे दोस्त ने मुझे पेमेंट करनी थी, उसने मुझे चेक दिया, मैंने चेक बैंक में प्रेजेंट किया, चेक डिसऑनर हो गया। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ये क्या बकवास है? कहता भाई दोबारा प्रेजेंट करो। मैंने फिर बैंकर से, उसने कहा जी ठीक है सर, चेक ऑनर हो गया। मैंने उसको कहा अभी तो थोड़ी देर पहले आपने डिसऑनर किया। वो कहता है सर एट द सेम टाइम दोनों ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी, तो आपने जो चेक दिया वो पहले एग्जीक्यूट हो गया, उसी टाइम पर वो पैसे लगवा रहा था अकाउंट में, तो क्या हुआ, आपकी ट्रांजैक्शन पहले कमिट हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, तो उसने डिसऑनर कर दिया। अभी उसके बाद दोबारा आपने प्रेजेंट किया तो अब ऑनर हो गया। यानी जब मेरे चेक को प्रेजेंट करने वाला काम उसने पहले किया है, उस वक्त उसने ये वाला फैक्टर नहीं सोचा कि एक पेमेंट आ भी रही है, 1 मिनट है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? इसको कहते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन, ACID। डी की बात भी कर लूँ, डी की बात भी कर लूँ, डी की बात है यहाँ पे? नहीं है सर, डी की बात है ही सिंपल, उसके लिए क्या बात करूँ? वो कहता है एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गई वो परमानेंट हिस्सा है, वो पक्का है, वो परमानेंट है, वो सिस्टम का हिस्सा बन गई। सर जी मैंने आपका 5,000 देना था, आपने मुझे कहा भाई मुझे 5,000 दो। मैंने आपके सामने जायज़ कैसे 5,000 आपको ट्रांसफ़र किया, और जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ मैंने फ़ौरन ईंट मार के मोबाइल तोड़ दिए। तो क्या ये ट्रांसफ़र हो गया है? शायद मोबाइल टूटने की वजह से बचत हो जाए। सर एक बार ट्रांजैक्शन हो गई तो गई। अब पूरा जायज़ कैश जो है ना वो क्रैश कर जाए, सब कुछ तबाह हो जाए, तो जब भी दोबारा जिंदगी में वो दोबारा एक्टिव होगा तो ये 5,000 की ट्रांजैक्शन हुई होगी। वो पॉइंट समझ आ रहा है सर? इसका मतलब है वो कहते होते हैं कि ये पत्थर पे लकीर है, हो गया तो हो गया। इसको कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। एसिड मॉडल में 4 चीजें थी, ACID। A फॉर एटॉमिसिटी, I फॉर C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन, और D फॉर, मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलो सर ये वाले बात भी मैंने करवा दी। सर जी लो जनाब अगली बात। अभी तक तो हम कर रहे थे मजाक, डेटाबेस की बेसिक बातें। अब हम डेटाबेस के अंदर घुसने लगे हैं, जरा ध्यान से। अब हम क्या करने लगे हैं? डेटाबेस की गूढ़ी बातें करने लगे हैं, अहम बातें करने लगे हैं। सर जी डेटाबेस की गेम असल में क्या है? डेटाबेस की गेम असल में क्या है? मैं कहां से शुरू करूं? मैं शुरू करता हूं यहां से। डेटाबेस में ना 3 लेयर्स हैं। सर मैंने कहा कि मैं डेटाबेस की ज्यादा डेप्थ की बातें करने लगा हूं, तवज्जो से सुनना। डेटाबेस में 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर है व्यू लेयर। ये वो लेयर है जो हमें नजर आती है। हम जब YouTube पर जाते हैं और हमें जो नजर आता है वो डेटाबेस का व्यू लेयर है। इसको एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं, इसको व्यू लेयर भी कहते हैं। ये वो है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है। असल में एक चीज को समझिए, एक है डेटाबेस और एक है यूजर। एक है अली इमरान जो पढ़ा रहा है और एक है स्टूडेंट जो पढ़ रहा है। इसके दरमियान में कौन है? SBI है। क्यों जी? SBI क्या कर रहा है? SBI ने आपको ये AC दिए हैं, आपको कुर्सियां दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, टीचर दिया है, कैमरामैन दिया है, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी दी है, सारा कुछ SBI प्रोवाइड कर रहा है। सर यूजर पहले SBI के जरिए टीचर तक पहुंचेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर इसी तरह बिल्कुल यहां पर SBI को हटाएं और बात करते हैं, आपको डाटा चाहिए, यूजर को डाटा चाहिए,
डाटा तक पहुंचने के लिए दरमियान में क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दरमियान में क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हो गई कितनी लेयर्स, ये ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आगे 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर है व्यू लेयर। ये वो लेयर है जो कि देखता है यूजर। व्यू लेयर कौन सी लेयर है, जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है। ये जब गूगल में सामने खाना बनाता है, आप उस पर कुछ भी लिखते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं टैक्स की कोई चीज़, टैक्स की कोई एडवांसमेंट, यहाँ लिखते हैं डाटा बुक, यहाँ लिखते हैं आई कैप, तो वो ये जिसके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे यूजर लेवल। दूसरा लेवल कौन सा होता है, लॉजिकल लेवल। तीसरा लेवल होता है फिजिकल लेवल। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। ये 3 लेवल्स हैं, मुझे जरा इसकी डिटेल में जाना है। सबसे पहले आपको बताना है व्यू लेवल। यूजर लेवल क्या है, यूजर लेवल व्यू लेवल पर होता है, एक्सटर्नल लेवल पर होता है, ये देख रहा होता है। अच्छा, ये क्या देखता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पर्सन टू पर्सन व्यू को तब्दील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पोर्टल लिया हुआ है और आप हमारे पोर्टल पर एक्सेस कर लेते हैं, तो आपका व्यू कुछ और है, मेरा व्यू कुछ और है। व्यू लेवल फर्क है। क्या मतलब, सर जी जरा देखिएगा, मुझे पता क्या नजर आता है, जब मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड डालता हूं ना उसी पोर्टल पर ही, तो मुझे नजर आता है चैप्टर 1 3 4 2 5 और इसकी ये तरतीब। ये देखो सर जी, ये एडिट की ऑप्शन है और ये डिलीट की ऑप्शन है। ये मुझे नजर आता है, मुझे ये नजर आता है, मेरा व्यू ये है। व्यू लेवल में पर्सन टू पर्सन जो व्यू है वो तब्दील किया जा सकता है। सर मैंने वो उंगली बनी आई थी, देखिएगा जी, मैंने इसको क्लिक किया, सामने आ गया चैप्टर वीडियो ऐड करनी है या नहीं करनी। मैंने कहा एडिट करनी है वीडियो को। फिर उसके बाद आ गया ये लेक्चर नंबर 17 है। ये इस तरह से नजर आ रहा होता है मुझे। अब जरा आ जाओ, स्टूडेंट को क्या नजर आ रहा है। स्टूडेंट अपने मोबाइल से देख रहा है। स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन है, बस एडिट की ऑप्शन है, डिलीट की ऑप्शन है। जिस स्टूडेंट के पास जो अथॉरिटी है, जो स्टूडेंट जो एनरोल हुआ है, वो जब अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालता है तो उसको वो वाली चीज दिखाई जाती है जो कि उसके लिए जरूरी है, जो कि जो उसके लिए है, जिसकी उसकी अथॉरिटी है, जिसकी जरूरत है। और टीचर को वो वाली चीज दिखाई जा रही है जो उसके लिए जरूरी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। व्यू वेरी करता है, कर सकता है। आप डेटाबेस से इंटरेक्ट होने के लिए व्यू लेवल पर जाते हैं और व्यू लेवल मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ हो सकता है। आप स्टूडेंट पर गए, स्टूडेंट से आप पोर्टल पर गए, सर जी ये आपने कोर्स खोल लिया, ये कोर्स खोला, ये चैप्टर्स आ रहे हैं, ये वीडियोस आ रहे हैं, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड की ऑप्शन है। टीचर के पास एडिट की ऑप्शन है, स्टूडेंट के पास अपने सिस्टम पर डाउनलोड की ऑप्शन है। सर ये व्यू का फर्क समझ आया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पहला लेवल व्यू लेवल है, और व्यू लेवल का मतलब है कि आपको वो नजर आएगा जितनी आपकी अथॉरिटी है, जितना आपका काम है। अब ये तो मैंने आपको स्टूडेंट टीचर की एग्जांपल दे दी। अब जरा तवज्जो से मेरी एग्जांपल सुनो। सर आपको पता है हमारा डेटाबेस में सारी सैलरी की भी डिटेल है, सारी एचआर का भी डाटा है, सारा फाइनेंस का भी डाटा है, हमारे कोर्सेज भी हैं।
सर जी टीचर को एचआर की इंफॉर्मेशन नजर आती नहीं, टीचर को क्या नजर आ रहा है, उतना ही जितना उसको दिखाया जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मकसद ये है कि जिसकी जितनी हैसियत है, जिसका जितना रोल है, उसको उतनी एक्सेस दी जाती है। तो व्यू लेवल क्या लेवल है? व्यू लेवल वो लेवल है जो कि आपको नजर आना है जब आपने अपने क्रेडेंशियल्स डालने। तो सर समझ आ रहा है? ये असल बात है। टीचर लेवल और स्टूडेंट लेवल में व्यू का फर्क है। इसका एक मतलब बताऊं, इसका तो मतलब है सर बहुत सी चीजें हमें नजर ही नहीं आती। यस, नहीं नजर आती। एक ना कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का भी और ओवरऑल आईटी का भी, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। क्या कॉन्सेप्ट है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है छुपाना। जितनी चीज दिखानी जरूरी है उतनी दिखाओ, जितनी दिखाने की जरूरत नहीं है उसको मत दिखाओ। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। आपको जितना जरूरी है उतना डाटा दिखा रहे हैं और जितना जरूरी नहीं है उतना नहीं दिखा रहे। सर जी अब मैं अगर एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लेना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये जरा देखना। सर जी हमारे घरों में जब हमें बल्ब चलाना होता है तो हमें ये कहा गया कि बल्ब बिजली से चलता है, ये वाला बटन है, ये चलाओगे तो बल्ब चल जाएगा। हालांकि इस बल्ब में बिजली कहां से आ रही है? डीपी से। हम डीपी को अलमारी में छुपा के रख देते हैं, किसी बच्चे को उस तक रसाई नहीं, एक्सेस नहीं देते। क्यों? यार तुम्हारा इसका काम ही नहीं है, बस ये बटन चलाओ, इतना ही काफी। ऐसा ही है ना? इसके भी पीछे क्या है? पावर प्लांट है जहां से बिजली बन रही है। क्या ये बिजली जो हमारे घर में आ रही है, हमने कभी सोचा है कि ये पानी से बनी है या कोयले से बनी है या पेट्रोल से बनी है? नहीं सोचा, क्योंकि ये हमसे भी छुपाया गया है। यार एब्स्ट्रैक्शन समझ रहे हो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है छुपा कर रखना। जो रिलेटेड चीज है, जो रेलिवेंट चीज है, बस वो दिखाई जाए, बाकी चीज को छुपा दिया जाए, उसको दिखाने की बताने की जरूरत नहीं है। सर आपको क्या चाहिए? आपको एक्सेस चाहिए। आपने पैसे दिए, आपने कहा सर मुझे सर अली इमरान का कोर्स चाहिए, उन्होंने आपको ये कोर्स दे दिया। अब आप पूछे सर ये कोर्स सेव कहां पे करेंगे? तो यार आपसे मतलब है ये जहां पे भी सेव हो रहा है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको जहां पर भी सेव करें आपकी सरदर्द नहीं है। इस लेवल को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है, छुपा दिया है। तो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर अब अगर आपको ये सारी बात समझ आ गई तो अब मैं आपको एक क्रक्स डिस्कस करने लगा हूं। वो कहता है भैया ये यूजर है, यूजर व्यू लेवल पर सिस्टम के साथ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है। हालांकि व्यू लेवल पर इंटरैक्ट करता है, इसके नीचे एक और लेवल होता है जिसको कहते हैं लॉजिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल। यहां पर किसकी बात होती है? स्ट्रक्चर की बात होती है। हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, इसकी बात होती है। लेकिन ये वाला लेवल इस बच्चे को, इस यूजर को नजर नहीं आता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको छुपा दिया गया है, इसको ये दिखाई नहीं देता। इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल। और उसके नीचे एक लेवल है जिसको कहते हैं फिजिकल लेवल। डेटा कहां पर सेव है? ड्राइव में फिजिकली डेटा कहां पर सेव है? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं
इंटरनल लेवल, इंटरनल स्कीमा। सर जी स्कीमा का लफ्ज भी आ रहा है, इसको भी बात, स्कीमा कहते हैं स्ट्रक्चर को, तरतीब को। अब आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुजा कुजा एक डाटा पड़ा हुआ है, आपको सामने डिस्प्ले नजर आ रहा है, उसके पीछे गोदाम है, गोदाम में जिस तरह भी ऑर्गेनाइज किया गया है ये आपकी सरदर्द नहीं है, गोदाम में किस जगह पर रखा हुआ है ये आपकी सरदर्द नहीं है। वो कहता है भैया अब उसने गेम ये की, उसने डेटाबेस मैनेजमेंट के हवाले से डाटा स्ट्रक्चर्ड किस तरह है, यूजर को इंडिपेंडेंट कर दिया उससे, और डाटा पड़ा कहां हुआ है, यूजर को इंडिपेंडेंट कर दिया उससे। ये असल कॉन्सेप्ट है यार। आप देखो ना, आपने जी ड्राइव पर अपना डाटा सेव किया हुआ, अभी डालें लॉगिन आईडी पासवर्ड डालें, डाटा एक्सेस कर लेंगे। आपको पता है एक हफ्ता पहले आपका डाटा मलेशिया में पड़ा हुआ था, अब आपका डाटा कनाडा में पड़ा हुआ है। आपके मुझे क्या फर्क पड़े, मेरा डाटा मेरे लिए अवेलेबल है, मुझे यही चाहिए था। या इसको दूसरे तरीके से कहूं, जी ड्राइव वाले कहें तुम्हें क्या मसला है, डाटा मिल रहा है ना, बस अल्लाह पाक शुक्र। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? किस स्ट्रक्चर में सेव किया हुआ है इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है, का किस जगह पर फिजिकली सेव किया हुआ है इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं भाई आपका डाटा आपके लिए अवेलेबल है, ये चीज आपके लिए मैटर करती थी, हमने वो प्रोवाइड कर दी। सर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम असल में ये गेम है। व्यू लेवल पर उसने क्या किया है, व्यू लेवल पर हर बंदे के मुताबिक व्यू बना दिया है। सर जी आपको एक बात बताऊं, मैं अगर थोड़ी सी बात इंडस्ट्री की तरफ ले जाऊं तो मियां साहब के लिए उसने व्यू ये लहदा बनाया हुआ है, उनको हर रोज प्रोडक्शन देखनी है, हर रोज का कैश देखना है, हर रोज का बैंक देखना है, हर रोज की मार्केटिंग देखनी है, हर रोज की सेल देखनी है। उसने उसके मुताबिक उनका व्यू बना दिया है। जो एचआर का बंदा है वो सैलरीज देखता है, लोगों की हाजिरियां लोगों की देखता है, उसके मुताबिक व्यू लेवल बना दिया है। जो फाइनेंस का बंदा है वो एक्सपेंसेस एंटर करने हैं, उसने सैलरीज एंटर करनी है, उसने इनकम एंटर करनी है, उसको उसके मुताबिक लॉगिन आईडी बना दिया। और डाटा इतना बड़ा एक ही है, लेकिन जिस बंदे की जो जरूरत है उसको जितना व्यू चाहिए उसको उतना ही व्यू दिया है, बाकी एक्सेस को कंट्रोल किया हुआ है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कमाल है। डेटाबेस पीछे है, आगे मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट ने आपको कहा है जो व्यू आपकी मर्जी, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक दिखाएंगे, और यूजर को कहा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि ये किस तरतीब में सेव हुआ है, और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि ये कहां पर सेव हुआ है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? उसने इंडिपेंडेंट कर दिया। इसको कहते हैं लॉजिकल इंडिपेंडेंस और इसको कहते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस। डाटा किस तरतीब में सेव है इससे फर्क नहीं पड़ता यूजर को, और यूजर को आजाद कर दिया उससे, इसको कहते हैं लॉजिकल इंडिपेंडेंस। डाटा किस जगह पर सेव है इसको आजाद कर दिया यूजर को उससे, इसको कहते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस। सर फिजिकल इंडिपेंडेंस, मैं आपको लॉजिकल इंडिपेंडेंस, स्ट्रक्चर में तब्दीली, अब लॉजिकल इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंडिपेंडेंस। लो सर अब जरा अगली बात सुन लो। मैंने आपको यूनिट नंबर 5 कॉन्सेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल और कॉन्सेप्चुअल, यानी ये तीनों लेवल जो होते हैं, 3 लेवल, ये तीनों बता दिए। अब जरा अगली बात आपके साथ करनी है लॉजिकल इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंडिपेंडेंस की। ये यूनिट नंबर 4 है। पहले यूनिट 5 पढ़ाता हूं मैं हमेशा, ताकि आपको पूरा ढांचा समझ आ जाए, गेम समझ आ जाए।
अच्छा जी, लॉजिकल बात करता है हाउ द डाटा इज अरेंज्ड, और फिजिकल बात करता है वेयर द डाटा इज अरेंज, कैसे स्टोर किया गया। वो कहता है, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपके डाटा की तरतीब में तब्दीली करनी है तो इसके लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ये है कि इम्पैक्ट ऑन एप्लीकेशन, वो कहता है एप्लीकेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर लॉजिकल स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया। सर जी आप मुझे एक बात बताओ, जब आपका डाटा मलेशिया में था, अब आपका डाटा यूएस में है, आपके व्यू लेवल पर कोई फर्क पड़ा? आपको तो सामने से वही नजर आ रहा है। यस, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यार मेट्रो ने डिस्प्ले सेम रखा हुआ है, पीछे गोदाम में सारी चीजों की जगह तब्दील कर दी है, आपको कोई फर्क पड़ रहा है? आपने कहा मुझे ये चाहिए, वो बंदा गया गोदाम से ले आया, बस अल्लाह पाक शुक्र, आपको आपकी चीज मिल गई। पॉइंट क्या है कि यार व्यू लेवल में तब्दीली नहीं आ रही तो यूजर को कोई तकलीफ नहीं है। अगर व्यू लेवल सेम रखकर लॉजिकल स्ट्रक्चर तब्दील कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा व्यू लेवल पे, और एप्लीकेशन को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। हमें सॉफ्टवेयर डिजाइनर को बुलाने की, हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, हमें उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइनर की जरूरत नहीं है। इसी तरह ही अगर स्टोरेज, फिजिकल स्टोरेज तब्दील हो गई तो हमें सॉफ्टवेयर डिजाइनर की जरूरत नहीं है। सर जी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सर एक ही डाटा में अगर आपने कॉलम तब्दील कर दिए, फॉर एग्जांपल सारे एम्प्लॉयज का डाटा था, हमने कहा यार अब एम्प्लॉय का फोन नंबर के साथ उसके अब्बू का फोन नंबर भी सेव करना, अब हमने एक कॉलम ऐड कर दिया, ये कॉलम डेटाबेस में स्ट्रक्चर लेवल पर ऐड हुआ है, स्ट्रक्चर में तब्दीली आई है, सामने डिस्प्ले में कोई तब्दीली नहीं है, उसके लिए तब्दील करने की जरूरत है? द आंसर इज नहीं। सर जी दूसरा, अगर एक टेबल था बड़ा जहां से डाटा फेच किया जाता था, ढूंढा जाता था और लेके आते थे, हमने दो छोटे बना दिए जहां से डाटा ढूंढा जाता है, अब सामने व्यू लेवल दोनों का सेम है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? स्ट्रक्चर तब्दील हो गया, व्यू लेवल तब्दील नहीं हुआ, इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी। एडिंग और रिमूविंग कॉलम्स, टेबल को स्प्लिट किया है, इसकी वजह से एप्लीकेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसीलिए इसको कहते हैं लॉजिकल इंडिपेंडेंस। अगर पहले डाटा ड्राइव सी में सेव था, अब डाटा ड्राइव ई में सेव है, इससे व्यू लेवल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, यूजर को पता भी नहीं चलेगा। इसको क्या कहते हैं? फिजिकल इंडिपेंडेंस। यार समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये असल बात है। रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर, इसका ताल्लुक स्ट्रक्चर से है और इसका ताल्लुक स्टोरेज से, कहाँ सेव है, कैसे सेव है, किस टेक्निक के जरिए सेव है, ये सारी बातें। सर लॉजिकल इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंडिपेंडेंस में यही सारी बातें थी, आपके साथ मैंने कर दी। यार एब्स्ट्रैक्शन की बात आपको समझ आई है? एब्स्ट्रैक्शन की बात ये, चलूं आगे? सर जी अब मैं ईआर मॉडल की तरफ जा रहा हूं। ईआर मॉडल, सर ये भी बड़ा आसान एरिया है। जो स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ डेटाबेस है ना, उसके अंदर वो बात करता है एंटिटी और उसके रिलेशनशिप की। सर एंटिटी और उसके रिलेशनशिप की बात वो कहां पर कर रहा है? लेवल्स ऑफ डेटाबेस में दरमियान वाला लेवल, जो जिसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कहते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी बात कर रहा है। सर जी वो कहते हैं ईआर मॉडल क्या है?
एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से क्या रिलेशन है, इसके हवाले से जो मॉडल है उसको ईआर मॉडल कहते हैं। ये पीटर चैन नामी एक डेवलपर ने डेवलप किया था। बड़ा अच्छा मॉडल है जिसके जरिए आप बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं चीज़ों को। अच्छा ज़रा देखिएगा एंटिटी क्या होती है। एंटिटी मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बताऊं तो वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसका टेबल बन रहा हो उसे एंटिटी कहते हैं, जिसकी मालूमात हो उसे एंटिटी कहते हैं। मैं आपको कहूं अगर एंटिटी के अलावा कोई लफ्ज मुझे बताना हो ना इसको समझाने के लिए तो वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसकी बात की जा रही है, उर्दू में इसको कहते हैं फाइल। सर मिसाल के तौर पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है तो हम देखेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट CRN। ये क्या है? स्टूडेंट एक एंटिटी है और ये जो नेम एड्रेस CRN है ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर ID, ये क्या है? एट्रीब्यूट्स। ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा जी, an entity represents a real world object, concept or thing that is distinguishable and relevant to the system being modeled. Entities can be tangible or intangible. Each entity is represented as a rectangle in an ER diagram. एंटिटी को किस तरह शो करते हैं? एक रेक्टेंगल फॉर्म में शो करते हैं। एंटिटीज दो तरह की होती हैं, एक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है और एक एंटिटी वीक एंटिटी होती है जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड करती है, उसे वीक एंटिटी कहते हैं। सर जी फॉर एग्जांपल कस्टमर स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और ऑर्डर ये भी एंटिटी है लेकिन वीक है, क्योंकि ऑर्डर के लिए आपको क्या चाहिए? पहले कस्टमर चाहिए। तो ऑर्डर डिपेंडेंट है, कस्टमर इंडिपेंडेंट है। सर एंटिटी के बारे में तो ये बात है। एट्रीब्यूट खसूसियत, एट्रीब्यूट को प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, खसूसियत भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में सिंपल एट्रीब्यूट को खसूसियत, वो कहते हैं एट्रीब्यूट की टाइप्स की बात करूं तो एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर आर सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कस्टमर या स्टूडेंट एंटिटी। सिंपल एट्रीब्यूट क्या है? वो एट्रीब्यूट जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जाए। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है? वो एट्रीब्यूट जिसको तोड़ा जा सकता है। सर जी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन फुल नेम को किया जा सकता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट है फुल नेम, जिसको मजीद तकसीम किया जा सकता है। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिसकी वैल्यू ये एक होती है, जैसे CRN शनाख्ती कार्ड, ये दो हो ही नहीं सकते। फोन नंबर दो हो सकते हैं? यस। डेट ऑफ बर्थ पक्की बात है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ भी एक ही हो सकती है एक बंदे की। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो दो नहीं हो सकते। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो दो हो सकते हैं, एड्रेस आरजी पता और मुस्तकिल पता। फोन नंबर वो तो 3-4 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड। ठीक हो गया सर? उसके बाद आ गया सर मल्टी वैल्यूड हो सकते, डिराइव्ड एट्रीब्यूट मल्टी हो सकते हैं सर। ईमेल तो एक से ज्यादा हो सकती है ना, 2, 3, 4 हो सकते हैं। जी सर। हाँ, अब यहां पर एन एट्रीब्यूट कहां पर लिखा हुआ है?
An attribute that hold only a single value, and at the attribute customer ID roll number valued because each customer has one roll number. सर किधर लिखा हुआ है सर जी? अब उसमें बाज़ों का ऐसे होता है, अगर ईमेल की मैं ख़ास तौर पे बात करूं तो अब इसको जस्टिफाई करने वाली बात यह है, वैसे आप लोगों को भी समझ आ रही है कि एक बंदे का एक से ज़्यादा ईमेल तो मैं खुद 3 ईमेल बनाए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्राइव में सामान होता है तो उसके लिए। लेकिन बहरहाल एक बात जो काम की है वो ये है कि बाज़ औक़ात विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका ईमेल बनता है वो एक ही होता है। मिसाल के तौर पे ali.imran@sbi.com होता है, यहाँ पर मेरा दूसरा ईमेल नहीं बनेगा। इस एंगल से बाज़ औक़ात बात की जा सकती है कि ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट जो शनाख्त है, वो एट्रीब्यूट जो आपकी पहचान है, जो यूनिक है, उसको की एट्रीब्यूट कहते हैं। रिलेशनशिप, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो आपस में क्या रिलेशन होगा दो एंटिटीज का? एक 1-to-1। 1-to-1 रिलेशन का क्या मतलब होता है? एक पर्सन का एक शनाख्ती कार्ड, एक पर्सन का एक पासपोर्ट, एक पर्सन की एक बीवी। सर अगर एक ही हो, आहिस्ता आहिस्ता ही है ना सर, अभी नहीं हुई तभी आपने 4 कह दी। मर्द की एक बीवी, बीवी का एक शोहर, ये 1-to-1 होता है, दोनों के लिए एक एक। ठीक हो गया सर जी। दूसरा आ गया 1-to-many। 1-to-many, एक बंदे की एक से ज्यादा बीवियां, एक कस्टमर का एक से ज्यादा ऑर्डर, एक ऑर्डर में एक से ज्यादा प्रोडक्ट, ये क्या हो गया? 1-to-many। many-to-many, सर 4 दोस्त हैं, उनके आपस में वो दोस्त हैं, एक बंदे के 3 दोस्त हैं और वो जो 3 दोस्त हैं वो भी एक एक बंदे के तीनों दोस्त हैं। ये मैनी टू मैनी है। 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक हो गया, एक बंदा 3 का दोस्त और ये वाला एक जो है ये भी इन तीनों का दोस्त है। सर समझ आ रहा है? तो ये इस तरह से होता है। इसको दोस्त की नज़र से देखेंगे तो आपको ज़रा बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है, मियाँ बीवी वाली बात इस पे अप्लाई नहीं करनी है आपने। हमारे पाकिस्तान में नहीं होती, दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता है। लो सर ये वाली बात समझ आ गई? सर ये ER मॉडल है, ये ER मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। मैंने इसकी सारी बातें आपके साथ कर दी। अब मैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस की तरफ जा रहा हूँ। कीमती डिस्कशन है डेटाबेस के हवाले से। आखिरी बात है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। सबसे पहली क्या है? सबसे पहली डेटाबेस क्या है? हायरार्किकल डेटाबेस। ये कैसे होती है सर? हायरार्की, a hierarchical database organizes data in a tree-like structure where data elements are arranged in parent-child relationship. This structure is easy to understand but limited in flexibility, as easy child node can only have one parent. हर child node का एक ही, each child node can only have one parent. ये सिस्टम इफेक्टिव है फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन इन अ हायरार्किकल मैनर such as organizational chart or file system. A hierarchical database management system ऑर्गेनाइज करता है डाटा को किस स्ट्रक्चर में? ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, जहां पर डाटा एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में। दिस स्ट्रक्चर इज इजी टू अंडरस्टैंड बट लिमिटेड इन फ्लेक्सिबिलिटी। सर जी मसला इसमें एक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में इसको अरेंज किया होता है, मसला सिर्फ एक है
ये 1 to 1 को बहुत अच्छा शो करता है, 1 to many को भी बहुत अच्छा शो करता है, लेकिन मैनी टू मैनी नहीं शो करता, चूंकि एक बाप का एक ही बच्चा होगा। यस, एक बाप के 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन 2 बच्चों के या 3 बच्चों के 2 बाप तो नहीं हो सकते। ये असल मसला है जिस वजह से ये इस तरह नहीं हो सकता। ये इसकी लिमिटेशन थी, जिस वजह से दूसरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया जिसका नाम था नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने इस कमी को पूरा कर दिया और उसने कहा भैया ये मैनी टू मैनी को भी कवर करेगा। और सर समझ आ रहा है? ये इसकी खास बात ये थी कि डाटा नेटवर्क की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाता है विद मल्टीपल पाथ। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नोड्स कैन हैव मल्टीपल पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप्स। सर, मल्टीपल पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। उसके बाद हम तीसरे पर जा रहे हैं। मेजर आपको स्ट्रक्चर बता दिया ना क्या कैसे कैसे है। आप ये चाहते हैं कि मैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर दूं? स्ट्रक्चर कौन सा? सर मेन असल में देखें, जब आपको ये बात समझ आ गई ना, असल था हायरार्कियल। हायरार्कियल और नेटवर्क में सिर्फ एक डिफरेंस है। हायरार्कियल 1 to 1 1 to many को शो करता था और नेटवर्क वाला 1 to 1 1 to many के साथ मैनी टू मैनी को भी करता था। ठीक है, हायरार्कियल की ये लिमिटेशन थी, ये नेटवर्क ने कवर कर दिया और ये ग्राफ स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है, ग्राफ स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है। सर अगली बात आपके साथ चलेगी तो वो होगी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यार ये सबसे कीमती बात है। जब भी बात हो रही होती है ना डेटाबेस की, तो 90% लोगों के दिमाग में होता है कि हम शायद बात RDBMS की कर रहे हैं, यानी रिलेशनल डेटाबेस की कर रहे हैं। क्यों? सर इसमें बनते हैं टेबल्स। इसमें क्या बनते हैं? टेबल्स। जिसका टेबल होता है उसको क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। उस एंटिटी में जिन एट्रीब्यूट्स की बात होती है उसको क्या कहते हैं? जिस पहलुओं की बात होती है। अगर स्टूडेंट का टेबल बन रहा है तो स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है। स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का फोन नंबर है, स्टूडेंट का CRN है, स्टूडेंट का एड्रेस है। सर ये सारे क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। यहां पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं 1 2 3, ये क्या है? ये रिकॉर्ड होता है। हर रो रिकॉर्ड को शो करती है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हर रो एक रिकॉर्ड को शो करती है। इसको टुपल भी कहा जाता है। एट्रीब्यूट कॉलम है, रॉ टुपल है, रिलेशन टेबल जो है वो रिलेशन को शो करता है। प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की जो हर टेबल में एक यूनिक चीज होती है। प्राइमरी की क्या है? हर टेबल की एक, हर टेबल का हर रिकॉर्ड का एक यूनिक फीचर। आप सब लोगों का CRN क्या है? यूनिक और मुख्तलिफ है। यार कड़ाका निकल गया, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, हर, यार मुझे ना पानी ला देना भाई। हर टेबल का हर रिकॉर्ड में, हर रिकॉर्ड में एक यूनिक फीचर होता है जिसको क्या कहते हैं? आप सब लोगों का CRN जो है वो क्या है? आप सब लोगों का CRN यूनिक है। और सर समझ आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जो ये कहे मेरा CRN है ही नहीं, और कोई ऐसा भी नहीं हो सकता जो ये कहे कि मेरा CRN 0 है, और कोई ऐसा भी नहीं हो सकता जो ये कहे कि हम दोनों का CRN सेम है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? प्राइमरी की कुछ बातें अपने ज़हन में बिठाओ। सबसे पहले यूनिकनेस है। दूसरी बात है
नॉट नल है, ऐसा नहीं हो सकता किसी का ना हो। तीसरी बात है रिपीट नहीं होता, रिपीट नहीं होता। प्राइमरी की तीन खसूसियात, प्राइमरी की तीन खसूसियात। फॉरेन की कौन सी की होती है? कल मैंने आपको एक बात बताई थी, द इंटेग्रिटी ड्रिफ्ट की, याद है? याद है उसका जो पाकिस्तानी होना था और उसका CNIC, उसकी एक यूनिकनेस थी। यस और नो सर? उसको कहते हैं प्राइमरी की। और फॉरेन की क्या थी? रिलेशन। सर एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से जो रिलेशन है वो तब्दील नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो वो कहता है फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। एज ए टीचर मैं खुद तैयारी कर रहा हूं, तो मैं तो आपको मतलब मैं खुद तैयारी कर रहा हूं तो मैं तो देखूंगा कौन सा क्या है, लेकिन एज ए टीचर मैं आपको सजेस्ट कर दूं और 99 नंबर का पेपर मेरी सजेशन के मुताबिक है और एक MCQ बाहर से आ जाए तो आपने तो कहना कि मुझे सर नहीं फील करा दिया। मेरे 16 नंबर आए, अगर वो MCQ मैंने किया होता ना तो मैं पक्का पास था। वो एक चैलेंज होता है, टीचर कोशिश करता है कि अपनी साइड कवर करे, वरना मैंने अगर आप गौर करें तो सबसे कीमती बातें इस रिवीजन सेशन में बताई हैं, उसमें से किसी को नहीं छोड़ना चाहिए आपको। उसके अलावा अगर कोई बात है तो उसको रीड करें, अंडरस्टैंड करें और कोशिश करें कि आगे निकलें। ये सब्जेक्ट बहरहाल अगर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो बोरिंग हो जाता है आपके लिए, लेकिन बहरहाल यार अब ये एक चीज़ है और इसको करना है तो अच्छे से करने का फ़ायदा है। मैंने तो अपनी अटमोस्ट एफर्ट की है कि इस सब्जेक्ट को कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो फीडबैक आ रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इतने बच्चों के मैसेजेस मुझे पर्सनल भी आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो एफर्ट मैंने पुट की थी आज वो स्टूडेंट रिस्पॉन्स से नज़र आ रहा है कि यार वाकई कुछ था। जब रूटीन में क्लास में बच्चा पढ़ रहा होता है ना, उसमें बच्चा होता है, आप होते हैं, बच्चे को अंदाज़ा नहीं होता कि क्या चल रहा है। और लेकिन इस रिवीजन क्लास का फ़ायदा ही होता है कि जब वो बच्चा बाकी टीचर से पढ़ के कंपैरिजन करता है ना, तो फिर उसको अंदाज़ा होता है कि यार वाकई अप्रोच में फ़र्क था, और ये पढ़ के ही पता चलता है, उसके अलावा पता चल नहीं पाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैंने जब ये सब्जेक्ट पढ़ाना था मुझे तब भी बहुत एक्साइटेड था कि यार ये मैं बहुत अच्छा पढ़ा लूँगा। उसकी वजह यह है कि IT को IT में घुस के नहीं पढ़ाया जा सकता, IT को बाहर निकल के पढ़ाना पड़ता है। मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन समझाने के लिए डेटाबेस की मिसाल कैसे दे दूं? मैं क्यों ना आपको बटन की मिसाल दूं? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, जिससे आपको वो समझ आए कि यार असल में क्या बात है। असल में IT में जो हो रहा है ना वो हो नकल ही नहीं होती है फिजिकल दुनिया से निकाल कर, लेकिन जब आप उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं, फिजिकल दुनिया में लेके जाकर चीज को समझा देते हैं और फिर उसको कनेक्ट करते हैं ना टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड से, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती हैं। यही मेरी कोशिश है, यही मैंने की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो फीडबैक बहुत अच्छा रहा इस सेशन से ही। अभी आगे काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने प्लान की हुई हैं कि ओवर द पीरियड जितनी तेज़ी से स्टूडेंट का फीडबैक आया और जितनी तेज़ी से आप लोगों का रिस्पांस आया, मैं काफ़ी चीज़ें मज़ीद प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह ये सेशन ख़त्म करने के बाद के आगे केस स्टडी है इस चीज़ के हवाले से क्या किया जा सकता है। बहरहाल रिलेशनल डेटाबेस की बात आपके साथ हो गई, अब मुझे चलना है रिलेशनल डेटाबेस की ख़ास बात है कि इसके हवाले से एक लैंग्वेज होती है जिसको कहते हैं SQL, जिसका ताल्लुक ख़ास तौर पे ये पावरफुल क्यूरी लैंग्वेज है जो डाटे को बड़ी इजीली रिट्रीव कर पाती है और मैनिपुलेट कर पाती है। सर जी अगला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है OODB।
MS। सर जी जरा इसको देखिए। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट फोकस्ड है। अब यहां पर पढ़ना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। वो कहते हैं ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं। क्या क्या? एक ऑब्जेक्ट में दो चीजें हैं सर, एक डेटा और एक मेथड। और मैं इसको समझाने के लिए हमेशा इस मोबाइल की एग्जांपल देता हूं कि सर ये फोन मेरे हाथ में है, सर इसके अंदर दो चीजें, एक इसका ब्रांड है, इसकी मेक है, इसका मॉडल है, और दूसरा इसके फंक्शंस हैं। इसके जरिए मैं फोन कर सकता हूं, इसके जरिए मैं व्हाट्सएप देख सकता हूं, इसके जरिए मैं किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूं, इसके जरिए मैं लेक्चर्स ले सकता हूं। ये इसके ऑपरेशंस हैं। तो वो कहते हैं ऑब्जेक्ट को उसने ब्रेक किया दो चीजों में। ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक डेटा और एक मेथड। और असल में इसका काम ये, इससे फायदा ये हुआ है कि इसमें कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। वो ये है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट में जो चीजें आप डिफाइन कर देते हैं और उसको कॉपी करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वही चीज आ जाती है, इनहेरिटेंस। ऐसे इसको समझाने के लिए कह दूं कि मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि यार अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दी है, तो मुझे बताने की जरूरत है कि उसकी दो आंखें हैं या दो कान है या दो टांगे हैं, तो अंडरस्टूड है ये बात। सर ये इनहेरिटेंस है, ये इनहेरिटेंस है। अब जो बात आगे, एक बात और सुन लो फिर बात करना सर जी। अब आप बात आगे कि जब आप किसी को, यानी इसकी बजाय अगर बकरी का बच्चा है तो भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके चार टांगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये वेरी करता है, यानी इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनहेरिटेंस। जब मैं कहूंगा मोबाइल तो बताने की जरूरत नहीं है इससे फोन होता है, इससे मैसेज होता है, ये चार्ज होता है। यार मेरा पॉइंट समझा? इसका कोई ब्रांड होगा, इसकी कोई मेक मॉडल होगा। यार मेरे साथ चल रहे हो सर? ये सारी चीजें, हाँ अलबत्ता जो उसका प्रीमियम फीचर है, जो उसकी शनाख्त है, फिर वो बताया जाएगा। जैसे मेरे अब्बू से पूछे ना यार अली इमरान, कोई पूछे कि अली इमरान कौन है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि इसकी वो जिसकी दो आंखें हैं या दो बाजू हैं या दो टांगे हैं, वो कहेंगे वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपका जो यूनिकनेस होती है वो आपका फीचर बन जाता है, बाकी चीजें जो है वो सेम चल रही होती हैं। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहली बात है कि डेटा इज स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट, जिसमें डेटा और मेथड दोनों चीजें होती हैं। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बता दिया कि हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्लास से ताल्लुक रखता है और उस क्लास की सारी खूबियां उस ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्ट इन मौजूद होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सर एक ही चीज से मल्टीपल टास्क ले लेना। जैसे आपके मोबाइल को स्विच ऑफ करने का जो बटन है और जब वो बंद होता है तो ऑन करने का भी वही है। यस और नो? इसका मतलब है इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक ही बटन से, एक ही चीज से एक से ज्यादा टास्क ले लिया जाए, इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सर जी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया और चैप्टर नंबर 5 जो था उसमें ये सारी चीजें थी। इसको मुझे ख़त्म करना है और मुझे जल्दी से चले जाना है चैप्टर नंबर 6 की तरफ। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एंड डेटा वेयर हाउसिंग। सर जी मैं पहले नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं करूंगा, मैं वेयर हाउसिंग की बात करूंगा। नॉर्मलाइजेशन इज़ वन टॉपिक जिसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज वसूल होती हैं कि सर इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इसको ज़रा तसल्ली से करेंगे। इससे पहले वाली 3-4 बातें बड़ी मज़े की छोटी छोटी हैं, पहले वो करते हैं।
डाटा वेयर हाउसिंग क्या है? डाटा को वेयर हाउस में रखना, डाटा का स्टोर रखना। सर जी आप सोचें आप गोदाम में हैं और आपने माल संभाल के रखना है और माल बड़ी तेजी से आ रहा है, तो आप माल को बड़ी तरतीब से इकट्ठा करके संभाल कर रखेंगे ताकि मैं गोदाम में जगह को तरीके से इस्तेमाल करूं, और दूसरा ये कि जो ऑर्डर आए उसके मुताबिक मैं माल निकाल कर देने में भी आसानी हो, जगह भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, उसको ढूंढना भी आसान हो, उसको वापस भेजना भी आसान हो। अच्छा, जिसका बड़ा ज्यादा ऑर्डर होता है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली माल आता जाता है, उसको हमेशा करीब रखा जाता है, रखने में भी आसान, भेजने में भी आसान। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और डाटा को और उस माल को इस तरह रखें कि वो अवेलेबल हो, हर वक्त लोकेट कर सकें, अवेलेबल हो, काबिल इस्तेमाल हो। सर जी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी। अच्छा, आपने माल को तरतीब दिया होता है, फॉर एग्जांपल अगर गोदाम है, जनरल स्टोर है, तो जूस की सारी आइटमें एक तरफ लगी होंगी, और फॉर एग्जांपल और क्या चीज़ है, सर्फ सारे एक तरफ लगे होंगे, साबुन सारे एक तरफ लगे होंगे, पेस्ट टूथब्रश सारे एक तरफ लगे होंगे, तरीके से तरतीब से चीज़ को जोड़ा होगा। इसको अब डाटा को भी इस तरह ही जोड़ना होता है अपने डाटाबेस में। पहले अगर डाटा को किस तरह जोड़ा, वो कहता है जी सब्जेक्ट बेस्ड, HR का डाटा अलहदा, सेल्स का डाटा अलहदा, परचेज का डाटा अलहदा, प्रोक्योरमेंट का डाटा। सर इंटीग्रेटेड मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा को, मुख्तलिफ कंपनियों का माल होता है, ये ऐसा ही है ना, लेकिन आपने उसको इकट्ठा करना होता है, उसको क्लीन करना होता है, उसको कंसिस्टेंट फॉर्मेट में लेके आना होता है। सर डाटा वेयर हाउसिंग का मतलब है कि डाटा आपने स्टोर किया है अपने पास, और ये डाटा थोड़ा डाटा नहीं है, बल्कि 5 से 10 साल का डाटा होता है। ये करंट डाटा नहीं होता, बल्कि यार वो वाला डाटा जो करंट होता है वो तो दुकान पे डिस्प्ले पर ही लगा होता है ना, जो पीछे डाटा मौजूद है वो तो ज़्यादा बड़ा डाटा है। नॉन वॉलेटाइल ये है कि एक बार जो डाटा आ जाए उसको फिर वो रीड ओनली हो, उसको तब्दील ना किया जा सके। मैं आपको डाटा वेयर हाउसिंग की रियल एग्जांपल दूं। सर जी आप मेरे लैपटॉप जो हार्ड ड्राइव है, अगर मैं उसको आपको दिखाऊं तो आपको हैरत हो और आपको मज़ा है कि यार स्प्रिंग 17 से लेके आज तक, मिसाल के तौर पे स्प्रिंग 17 से लेके आज तक जितना डाटा है, हर अटेम्प्ट का डाटा मेरे पास सारा सेव पड़ा हुआ। इस सेशन में मैंने क्या, कौन सी किताब थी, मैंने पहली किताब टेक्स का पहला वॉल्यूम स्प्रिंग 17 में शायद निकाला था। तो अब आप देखें स्प्रिंग 17 से लेके आज तक मेरे 14 वॉल्यूम है। ठीक हो गया, डाटा का ये पहला वॉल्यूम है, ऑडिट के 3 वॉल्यूम्स हैं, एडिशंस हैं। और सर समझ आ रहा है वो सारा डाटा किस किस अटेम्प्ट में कौन कौन से टेस्ट लिए, कौन से चेक हुए, कौन सी वीडियोस हैं, कहाँ पर एडिट की, सारा कुछ अपने पास महफूज एक तरतीब से रखा हुआ है। ये डाटा वेयर हाउसिंग ही तो है, ढूंढना बड़ा आसान। सर एक एग्जांपल और ले लेते हैं जरा रंगीन सी। जिस तरह किचन में बर्तन संभाल के रखे जाते हैं, बर्तन को साफ सुथरा करके संभाल के रखने का असल में मकसद ये होता है कि वो बर्तन जब कोई मेहमान आए तो काबिले इस्तेमाल हो, तरतीब से पड़े हुए हो। यही थीम, सारी प्लेट्स एक तरफ, सारे ग्लास एक तरफ, सब्जेक्ट बेस्ड। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सब्जेक्ट वाइज सर जी डाटा को अपने पास रखा जाता है। सर डाटा वेयर हाउसिंग इज ऑल अबाउट हैंडलिंग द डाटा इन सच अ वे कि वो डाटा क्लीन्ड फॉर्म में हो। क्लीन का क्या मतलब है? उसके अंदर से खराबियां, गलतियां, मिसिंग, डुप्लीकेशन निकाल के रखे, इस तरह के वो डाटा फौरी तौर पे काबिल इस्तेमाल हो। ये एक टॉपिक था, डाटा वेयर हाउसिंग कवर हो गया। आगे आ गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। वो कहता है छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो बड़ी तेजी से हो रही होती हैं, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो बड़ी तेजी से हो रही होती हैं, उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कहते हैं।
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो बहुत ज्यादा हो, जैसे बैंक की ट्रांजैक्शन है, जैसे ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन है, जैसे सेल्स की ट्रांजैक्शन है। क्या होगा, 50,000 की सेल हुई है, 50,000 से सेल को बढ़ा देंगे, 50,000 से इन्वेंट्री को कम कर देंगे, यस और नो। तो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है, कॉम्प्लेक्स नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जिनको रियल टाइम में प्रोसेस करना होता है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के जरिए होती है। रियल टाइम होती है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम एड्रेस होता है। और एटॉमिक का मतलब क्या है, अभी पढ़ा है एटॉमिसिटी। ट्रांजैक्शन सिर्फ तभी होगी जब उसके सारे हिस्से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सर नॉर्मलाइज डेटाबेस स्ट्रक्चर है कि हाईली नॉर्मलाइज होता है, यानी उसमें रेपिटेशन नहीं होती। डेटा इंटेग्रिटी और कॉन्करेंसी, सर जी एट द सेम टाइम 6-6, 8-8 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी इसको कहते हैं डेटा इंटेग्रिटी कॉन्करेंसी, के आपका सिस्टम अनेबल हो गया एट द सेम टाइम मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सके, हैंडल कर सके, और क्यूरी शॉर्ट होती है, फास्ट होती है। सर ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है। अच्छा जरा आप देखिएगा, इसकी एग्जांपल है सर बैंकिंग सिस्टम, ई कॉमर्स, सर एयरलाइन रिजर्वेशन और रिटेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो रियल टाइम डाटा एक्सेस, हाई परफॉर्मेंस डाटा कंसिस्टेंसी और स्केलेबिलिटी, ये एडवांटेजेस है। सर मैं अभी स्केलेबिलिटी का मतलब है अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन हो तो आप ज्यादा सिस्टम लाकर उसको बेहतर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। सर जी अलबत्ता चैलेंजेस की बात करूं तो एनालिटिकल कैपेबिलिटी कम होती है, कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए नहीं बनाई जाती है, और इसके लिए रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। सर ये अभी तक जो मैंने चैप्टर 6 में पढ़ाया उसका क्रक्स इस टेबल में लिखा हुआ है। सर जी एक तरफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ये रियल टाइम में होती है, ये स्मॉल होती है, यहाँ पर रेपिटेशन नहीं होती, ऑपरेशंस जो होते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं, ऐड लेस करना, लेकिन होती बड़ी फास्ट है, सिंपल शॉर्ट है, और एनफोर्स स्ट्रिक्ट इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट और प्रोसेसिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स। अगर मैं बात करूं डाटा वेयर हाउसिंग की तो उसमें वो कहता है ये हिस्टोरिक डाटा है, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है और रीड ओनली है, और लॉन्ग रनिंग क्यूरीज है, फोकस ऑन डाटा कंसिस्टेंसी फॉर एनालिसिस। डाटा कंसिस्टेंसी फॉर एनालिसिस, सर जी डाटा इंटेग्रिटी दोनों केसेस में होती है, लेकिन पिछले 5 साल में ईद में कितनी सेलें हुई हैं, सर ये वाला काम करना है डाटा वेयर हाउसिंग, OOLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ने करना। और बच्चों के एडमिशन आ रहे हैं और धड़ाधड़ लोग एडमिशन करा रहे हैं, ये काम किसने करना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सर OLAP, सर OLAP ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, और ये OLAP है, ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो सर समझ आ रहा है, ये इस तरह से चलता है। सर ETL एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिस्टम से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसको क्लीन करना, उसको लोड कर देना वेयर हाउस में, इसको कहते हैं ETL। एक्सट्रैक्ट किसको कहते हैं, निकालना, कलेक्ट करना। ट्रांसफॉर्म किसको कहते हैं, क्लीन करना, डुप्लीकेशन खत्म करना, कंसिस्टेंट करना। और लोड क्या कहते हैं, सर अपलोड कर देना वेयर हाउस। यार समझ आ रहा है, सर इसको कहते हैं ETL। और फिर इस बेस पर फिर प्रेजेंटेशन होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, जरूर देख लीजिएगा। बल्कि मैंने आपको बता दिया, बस आप रीड करेंगे तो इस चैप्टर 6 बहुत आसान है। सर जी ETL। अब अगली बात है स्कीमाज इन डाटा वेयर हाउस। अच्छा हाँ, ये वाला टॉपिक कीमती है। सर जी डाटा वेयर हाउस में डाटा पड़ा किस तरह होता है, सर डाटा वेयर हाउस में डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है डाटा का, एक स्ट्रक्चर पता है क्या है,
दरमियान में फैक्ट टेबल, ऊपर नीचे दाएं बाएं डायमेंशन टेबल। इसका क्या मतलब है? दरमियान में क्या है? फैक्ट टेबल है। असल मिसाल के तौर पे मेरी बात सुनो, मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से निकालना चाहता हूं मेरी प्रोडक्ट बी की सेल कितनी है, तो मैं इसके साथ रिलेट करके निकाल दूंगा। मेरी प्रोडक्ट बी की पिछले हफ्ते की सेल कितनी है, इन दोनों के साथ मिला के निकालूंगा। मेरी प्रोडक्ट बी की पिछले हफ्ते की सेल जो ए एंड कंपनी को की वो कितनी है, मैं इन तीनों के साथ मिला के निकालूंगा। मेरी प्रोडक्ट बी की सेल जो पिछले हफ्ते रफाकत ने की है वो कितनी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी डायमेंशंस हैं, ये सारे पहलू हैं जो कि कवर किए जाते हैं और एक स्टार बन जाता है। इसलिए इस तरतीब को कहते हैं स्टार स्कीमा। सेंटर पे फैक्ट टेबल, ऊपर नीचे दाएं बाएं डायमेंशन टेबल, सर जिसको स्टार स्कीमा कहते हैं। और स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है? स्नोफ्लेक स्कीमा है फैक्ट टेबल ये है, इसके साथ डायमेंशन टेबल और उसके साथ सब डायमेंशन टेबल। डायमेंशन की भी आ गई डायमेंशन। सर जी कस्टमर और सिटी, फैक्ट टेबल के साथ कस्टमर और कस्टमर के साथ सिटी टेबल, ये सब डायमेंशन है। प्रोडक्ट और कैटेगरी, यार डायमेंशन की भी आगे डायमेंशन है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं सब डायमेंशन। सब डायमेंशन, डायमेंशन और उसके साथ सब डायमेंशन, इसको कहते हैं। लो सर स्नोफ्लेक स्कीमा में तो ये वाली बात होती है। इसमें खास बात क्या है? फैक्ट टेबल के साथ डायमेंशन। मिसाल के तौर पे सेल्स किस एम्प्लॉय ने की, किस डिपार्टमेंट का था। प्रोडक्ट सेल्स किस प्रोडक्ट की हुई, कौन सी कैटेगरी थी। ऑल पर की सेल हुई, आधे लीटर वाला था, लीटर वाला था। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर सेल्स पंजाब में भी है, किस शहर में भी है, लाहौर में, सियालकोट में, शेखुपुरे में। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सब डायमेंशन है। यानी आप एक कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। पंजाब की टोटल सेल 3 अरब की है, उसके अंदर सूबे के अंदर शहर वाइज सेल है। ये क्या है? सब कैटेगरी है, सब डायमेंशन। सर इस तरह से डाटा सेव होता है स्नोफ्लेक में। अब जरा आगे आओ, गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी के आपके आई कैप में ये तस्वीर नहीं बनी हुई और इस तस्वीर के बगैर ये समझ नहीं आनी थी। सर गैलेक्सी में फैक्ट टेबल होते हैं। गैलेक्सी में क्या होते हैं? फैक्ट टेबल आपस में मल्टीपल फैक्ट टेबल होते हैं, एक से ज्यादा फैक्ट टेबल होते हैं। और सर क्या कहा मैंने? गैलेक्सी में एक से ज्यादा फैक्ट टेबल होते हैं और उनके इर्द गिर्द क्या होते हैं? डायमेंशन टेबल होते हैं। इसके अंदर खास बात यह कि डुप्लीकेशन थोड़ी कम हो जाती है। स्टार में डुप्लीकेशन ज्यादा होती है, गैलेक्सी में डुप्लीकेशन कैसे कम हो जाती है? सर जी जो कॉमन डायमेंशंस हैं वो दोनों के साथ लग गई ना। पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं गैलेक्सी स्कीमा। गैलेक्सी स्कीमा सर जी 3 तरह के बताए। स्टार स्कीमा सेंटर पे फैक्ट, ऊपर नीचे दाएं बाएं डायमेंशन। दूसरा क्या आ गया? स्नोफ्लेक, सेंटर में फैक्ट, उसके साथ डायमेंशन, उसके साथ सब डायमेंशन। समझ आ गया? तीसरा गैलेक्सी, फैक्ट टेबल 2 या 2 से ज्यादा और उसके साथ जुड़े हुए क्या है? डायमेंशन टेबल है। इन तरीकों से डाटा आपके पास सेव हो जाता है। ये सारी बात मैंने आपको बता दी। ये सारी बात मैंने आपको किसकी बताई है? चैप्टर 6 की। अब आखिरी बात रह गई, नॉर्मलाइजेशन। इसकी वीडियो शेयर कर दो।
या जल्दी से पढ़ा दूं? पढ़ा दूं? डन सर। सर डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या है सर जी? क्योंकि मैंने इसको ना डिटेल से पढ़ाना है, बच्चों को समझ नहीं आई होती, मैक्सिमम बच्चों को इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता, उसको जरा ध्यान से पढ़ाता हूँ। दोनों कर देता हूँ, दोनों कर दूं? पोल डिमांड करते हैं जी, पोल डिमांड कर लीजिए, भाई ने कहा है। तो अब बताएं कितने लोग कहते हैं वीडियो शेयर करते हैं? वीडियो कितने मिनट की होगी? मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट की होगी। कितने लोग कहते हैं वीडियो शेयर करें? कितने लोग कहते हैं अभी बढ़ा दें? हैं? मैं कोशिश करता हूं 6 बजे तक क्लोज कर देते हैं और वीडियो भी शेयर कर देता हूं। दो मीरा जी लो सर। अच्छा मेरी बात सुनना, नॉर्मलाइजेशन है क्या? वो कहते हैं एक बात समझिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल ये ऐसे समझे कि जैसे आप अपने दोस्तों की, फ्रेंड की लिस्ट बना रहे हैं और उसका फोन नंबर भी लिख रहे हैं और उनको जो गेम पसंद है वो भी लिख रहे हैं और उनका एड्रेस भी लिख रहे हैं, मुख्तलिफ पेजेस में मुख्तलिफ चीज़ों की लिस्ट बना रहे हैं। अब जब आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा तो मसला ये होगा कि हर जगह पर जहाँ जहाँ पर आपने उस दोस्त का फ़ोन नंबर उसका चेंज हुआ है, अब आपने हर जगह पर जहाँ जहाँ पर वो दोस्त का फ़ोन नंबर गलत है उसको अपडेट करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको समझना। आपने सारे दोस्तों की लिस्ट बना के सबके फ़ोन नंबर, उनकी पर जो फेवरेट गेम्स हैं उसको लिस्ट किया है और फिर उसके बाद अब जब उसका फ़ोन नंबर अपडेट हुआ है तो आपने पूरी जगह पर, पूरे डाटे में जहाँ जहाँ पर उसका फ़ोन नंबर है सबको भी अपडेट करना है। समझ आ रहा है? ये चैलेंज है कि बाज़ औक़ात ये करना क्या हो सकता है, अब जब आपको हर जगह जहां जहां लिखा था वहां वहां इसको चेंज करना पड़ेगा और आपने इस लिस्ट को नीट और ऑर्गेनाइज भी रखना है। ये मसला है। फॉर एग्जांपल इसके लिए फिर आता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो कहता है भाईजान एक ही जगह पर डाटा को रखा हो, कोई रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए और इजी टू अपडेट भी हो। इसीलिए हम चीज़ों को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन असल में क्या है, मेक द डाटा नीट, कंसिस्टेंट, इजी टू अपडेट और रेपिटिशन भी ना हो। अगर सिर्फ नॉर्मलाइज ही लिखा हो तो हमेशा यही समझना कि रेपिटिशन की बात हो रही है, सिर्फ वैसे ही कहीं पर। उसके अलावा अगर टॉपिक के अंदर घुसे हो तो फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसका मतलब है इजी टू अपडेट, रेपिटिशन भी ना हो और क्या रहे, डाटा क्लीन और कंसिस्टेंट रहे। सर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन असल में क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस टू मिनिमाइज रिडंडेंसी। रेपिटिशन क्या किया, खत्म किया, और इंश्योर क्या किया, डाटा इंटेग्रिटी को इंश्योर किया। तो भैया दो बातें हैं, रेपिटिशन खत्म करो, दूसरा विदाउट नॉर्मलाइजेशन अपडेट करें, इंसर्ट करें, डिलीट करें डाटा को। जी वो कहता है विदाउट नॉर्मलाइजेशन अपडेटिंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग डाटा कैन लीड टू एरर्स। ऐसा हो सकता है ना सर, पता है क्या ऑर्फन रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, ऐसा रिकॉर्ड जिसका को होता पता ही नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 डायरियां थी, मैंने एक डायरी पे तो भाई आपका फ़ोन नंबर अपडेट कर दिया, एक दूसरी डायरी है वहां पर मैं आपका फ़ोन नंबर अपडेट करना भूल गया हूं। वो ऑर्फन रिकॉर्ड है जो अपडेट ही नहीं हो रहा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये ऑर्फन रिकॉर्ड और इनकंसिस्टेंट वैल्यू, वहां पर डाटा अपडेट ही नहीं हुआ। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि मैंने आपके टेस्ट के लिए तो डाटा अपडेट कर दिया है, लेकिन आपको अगली क्लास के लिए जो मार्केटिंग का डाटा था वहां पर अपडेट ही नहीं किया, आपको मैसेज ही नहीं आया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं ऑर्फन रिकॉर्ड, जो जिसका ताल्लुक टूट जाता है ना, जो कड़ी से निकल जाता है बाहर, वो ऑर्फन रिकॉर्ड हो जाता है। सर नॉर्मलाइजेशन का मतलब है डाटा डुप्लीकेशन ना हो और डाटा को ऐड डिलीट करना मुश्किल ना हो, उसमें गलतियां ना हो।
3 नॉर्मल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो अप्लाई होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बात करता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बात करता है सर जी? गोल की बात करने लगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बात करता है रिपीटिंग ग्रुप, एक कॉलम में एक से ज्यादा आइटम नहीं आनी चाहिए। मुख्तसर क्या मतलब? एक कॉलम में एक से ज्यादा आइटम्स नहीं आनी चाहिए। एग्जांपल लीजिए, अली की फेवरेट गेम है क्रिकेट और फुटबॉल, एक कॉलम में एक से ज्यादा आइटम है, इसका मतलब है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की क्या है? वॉयलेशन है। क्या होना चाहिए? टेबल इस तरह से होना चाहिए। समझ गए? मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर, ये बात खत्म हो गई। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो यही बात थी, एक में एक से ज्यादा आइटम नहीं आना चाहिए। ये देखो एक और टेबल आपकी किताब का टेबल है सर, आपकी किताब का टेबल है, ये देखें प्रोडक्ट ऑर्डर 3 है, गलत है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अगेंस्ट है। क्या करना चाहिए? एक कॉलम में एक से ज्यादा आइटम नहीं आनी चाहिए। ये बात तो आपको समझ आ गई, इसमें तो कोई गिद्दर सिंगी नहीं है। अगली बात सीरियस है, जरा इसको समझिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सर जी आपको पता है एक होता है प्राइमरी की और एक होता है नॉन प्राइमरी की। वो रिकॉर्ड का वो एट्रीब्यूट जो यूनिक हो, रिपीट भी ना हो और नल भी ना हो, उसको कहते हैं प्राइमरी की। ये बात मैंने आपको पढ़ाई है। अच्छा, नॉन प्राइमरी की वो जो प्राइमरी की नहीं है। खत्म हो गई बात। वो कहता है सारे नॉन प्राइमरी की किस पे डिपेंडेंट होने चाहिए? प्राइमरी की पर फुली डिपेंडेंट होने चाहिए। प्राइमरी की पर फुली डिपेंडेंट होने चाहिए। जरा एग्जांपल लीजिए, यू हैव अ बिग टेबल इन योर नोटबुक लाइक दिस। अब ध्यान से बात को पिक करना। यहां पर देखो, सबसे पहली बात है टेबल में, टेबल हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। कोई एक ऐसा कॉलम तो नहीं जिसमें 2 आइटम हो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है, अच्छा सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा? ये स्टूडेंट आईडी है, ये सब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट नेम है, ये मार्क्स है। इसमें प्राइमरी की कौन सी है? स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। सर ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो वो प्राइमरी की नहीं हो सकता, तो फिर प्राइमरी की क्या होगी? सर जी क्या मार्क्स किसी बंदे की, बच्चे की शिनाख्त हो सकते हैं? सर जी अब मेरी बात सुनो। वो कहता है भाई आपकी अब प्राइमरी की, अगर हमारी प्राइमरी की इस तरह नहीं बन रही तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंपोजिट प्राइमरी की लानी पड़ेगी। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है? ऐसी प्राइमरी की जो 2 एट्रीब्यूट को मिलाकर बनाई जाए। जैसे यहां पर 1 मैथ, 1 इंग्लिश, 2 मैथ, 2 इंग्लिश। अब ये यूनिक हो गई है, रेपिटेशन तो नहीं हो रही, यूनिक भी है, कोई नल भी नहीं है। लो सर इसका मतलब है ये कंपोजिट प्राइमरी की है जो हमने खुद बनाई है इन दोनों चीजों को मिला के। अब मेरी बात समझना। वो कहता है प्राइमरी की खसूसियत क्या होती है? नॉन प्राइमरी कीज प्राइमरी की पर फुली डिपेंडेंट होती हैं। अब मेरी बात सुनो, मार्क्स किस पे डिपेंडेंट है? मार्क्स डिपेंडेंट है स्टूडेंट पर और मार्क्स डिपेंडेंट है सब्जेक्ट पर। यस और नो? यानी मार्क्स 2 चीजों पे डिपेंडेंट है, स्टूडेंट के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर। ये मार्क्स जो है ये पूरे का पूरा फुली डिपेंडेंट है
कंपोजिट प्राइमरी की पर, चूंकि कंपोजिट प्राइमरी की स्टूडेंट और मार्क्स की बेस पर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट की बेस पर ही है। अब अगली बात ध्यान से सुनना, मैं कलर बदलने लगा हूं एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए। सर जी स्टूडेंट नेम जो है, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है। यस यार, स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट नेम निकाल लेंगे ना। क्या 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 स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है? नो सर, यहां पर रुककर आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। छोड़ दें इधर उधर की बातें, सिर्फ इस चीज को समझें। ये सिंपल लॉजिक है, इस चीज को समझें। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ये जो चीज बनी है ना, ये प्राइमरी की है, ये यूनिक है। नॉन प्राइमरी की को प्राइमरी की पर डिपेंडेंट होना चाहिए। ये बात पढ़ी है? फुली, फुली का मतलब है प्राइमरी की के दोनों पहलुओं पर डिपेंडेंट होना चाहिए। यानी नॉन प्राइमरी की को स्टूडेंट आईडी पर भी डिपेंडेंट होना चाहिए और सब्जेक्ट पर भी डिपेंडेंट होना चाहिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये स्टूडेंट के मार्क्स है तो स्टूडेंट आईडी पर भी डिपेंडेंट है, ये सब्जेक्ट के मार्क्स है तो सब्जेक्ट पर भी डिपेंडेंट है। यानी जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये इन दोनों चीजों पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब है फुली डिपेंडेंट है, हमारी शर्त पूरी हो गई। लेकिन जो स्टूडेंट नेम है ये स्टूडेंट आईडी पर तो डिपेंड। यार आपका नाम ढूंढने के लिए मैं सब्जेक्ट ढूंढूंगा? स्टूडेंट नेम, आपका नाम ढूंढने के लिए मैं आपका सीआरएन पूछा, सीआरएन से आपका नाम निकाल लूंगा? यस और नो? निकाल लूंगा। यानी आपका नाम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है। लेकिन क्या मैं आपका नाम ढूंढने के लिए डीएसआर की लिस्ट खोलूं? वो तो भाई डीएसआर में तो 1200-1400 नाम है, तो किसका नाम देखूंगा? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पर तो डिपेंडेंट है लेकिन सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। जिसका मतलब है कि ये कौन सी डिपेंडेंस है? ये पार्शियल डिपेंडेंस है और ये फुल डिपेंडेंस नहीं है। इसी को ही वो कहता है, इसी को ही वो कहता है मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट पर। यस, स्टूडेंट नेम डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी पर लेकिन सब्जेक्ट पर नहीं कर रहा। यही पार्शियल डिपेंडेंसी है। और वो कहता है भैया सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो होती ही वो है जो नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट किस पर डिपेंडेंट हो? नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर डिपेंडेंट हो, फुली वाले। और सर समझ आ रहा है? एक एग्जांपल और लो, मुझे पता है 40% से ज्यादा समझ नहीं आया जिसने पहली बार समझा। एक एग्जांपल और लो, एग्जांपल भी दूसरी दूंगा ताकि बात बन जाए। अच्छा जरा इसको, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन क्या है। आगे आओ जरा, एक एग्जांपल किताब वाली देने लगो भाई, जो किताब से प्यार करते हैं। सर जी अब मेरी बात सुनना। ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट ऑर्डर है, कस्टमर एड्रेस है। अब यहां पर प्राइमरी की क्या है? ऑर्डर आईडी तो प्राइमरी की नहीं हो सकती, रेपिटेशन है। ऑर्डर आईडी तो प्राइमरी की नहीं हो सकती, तो प्राइमरी की क्या होगी? सर जी यहां पर, सर जी प्राइमरी की वो है। अब प्रोडक्ट ऑर्डर, क्या ऑर्डर की प्राइमरी की हो सकती है? नहीं हो सकती सर। वो ऑर्डर की शिनाख्त प्रोडक्ट ऑर्डर तो नहीं हो सकती। सर आपको करना क्या पड़ेगा? आपको कंपोजिट प्राइमरी की बनानी पड़ेगी। कंपोजिट प्राइमरी की क्या है? आप ऑर्डर आईडी भी लें और उसके साथ प्रोडक्ट ऑर्डर भी लें। 1 लैपटॉप, 1 माउस, 2 मॉनिटर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दिस इज
अब चूंकि प्राइमरी की सादी नहीं बन रही थी तो मैं कौन सी प्राइमरी की बनानी पड़ी? सर मेरे साथ आ गए हो? अब कंपोजिट प्राइमरी की का मसला क्या होता है, ये जो नॉन प्राइमरी कीज है, ये जो नॉन प्राइमरी कीज है, ये किस पर डिपेंडेंट होने चाहिए? प्राइमरी की पर फुली 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 100% डिपेंडेंट होनी चाहिए। प्राइमरी की के एक पहलू पे डिपेंडेंट हो, दूसरी पे डिपेंडेंट हो, इसको कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब आप मेरा पॉइंट समझो। प्रोडक्ट ऑर्डर तो प्राइमरी की है ना, ये नॉन प्राइमरी की। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम क्या ये ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है? यस। कस्टमर नेम क्या प्रोडक्ट ऑर्डर पे डिपेंडेंट है? वो कैसे डिपेंडेंट है यार? प्रोडक्ट ऑर्डर की बेस पर हम कस्टमर नेम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हाँ, प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी पे से हम कस्टमर नेम निकाल सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? वो कह ये रहा है कस्टमर नेम ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है लेकिन प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंडेंट नहीं है। आ जाओ कस्टमर एड्रेस, कस्टमर एड्रेस ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है? यस, निकाल सकते हैं ना ऑर्डर आईडी, ऑर्डर से कस्टमर एड्रेस। लेकिन क्या कस्टमर एड्रेस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है? ये दोनों पार्शियल डिपेंडेंसी है, एक हिस्से पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे हिस्से पर डिपेंड नहीं कर रहा। सर ये देखिएगा, हेयर ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी फॉर्म अ कंपोजिट प्राइमरी की, लेकिन कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस डिपेंड ओनली ऑन आईडी, नॉट प्रोडक्ट ऑर्डर्ड। इसका मतलब है ये क्या हो गया? ये पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या पार्शियल डिपेंडेंसी की समझ आई है क्या है? जब अब आमतौर पे ये होता तब है जब कंपोजिट प्राइमरी की होती है और नॉन प्राइमरी की किसी एक पहलू पे डिपेंड कर रही होती है और दूसरे पहलू पे डिपेंड नहीं कर रही होती, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। और पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है। अब हमें इसको पार्शियल को फुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? अभी थर्ड की तरफ, अभी इसका हल नहीं निकालना, इसका हल निकालते हैं। सर हमें दो टेबल बनाने पड़ेंगे। एक टेबल पर क्या किया? ऑर्डर आईडी पकड़ा और प्रोडक्ट ऑर्डर पकड़ ली। दूसरे टेबल पे क्या किया? ऑर्डर आईडी पकड़ा, कस्टमर नेम पकड़ा, कस्टमर। अब आप देख लो, नॉन प्राइमरी की किस पर डिपेंड कर रहे हैं? फुली प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहां पर कंपोजिट प्राइमरी की बनाने की मतलब केस 2 में कंपोजिट प्राइमरी की बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कस्टमर टेबल पे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर बात यहां पर खत्म हुई। आ जाओ, वही एग्जांपल जो भी पहले कराई थी उसको भी मैं क्रैक करता हूं। सर जी उसने कहा ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखो, उसने कहा हम एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में पार्शियल वो थी, उसने दो टेबल बना ली। एक टेबल पे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी लिखा, दूसरे टेबल पे स्टूडेंट आईडी लिखा, सब्जेक्ट लिखा, मार्क्स लिखे। यहां पर नॉन प्राइमरी जो है वो, सर जी यहां पर 100% डिपेंडेंस है। सर इस केस में अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा इसको बात को खोल देता हूं। सर जी यहां पर प्राइमरी की क्या बनेगी? कंपोजिट बनेगी सर। 1 मैथ, 1 इंग्लिश, 2 मैथ, 2 इंग्लिश। सब्जेक्ट किस पर डिपेंडेंट है? अच्छा ये तो खुद प्राइमरी की है ना, ये भी प्राइमरी की है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये इन दोनों पे डिपेंडेंट है। हुई थी बात? सर यहां पर इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब गौर करो, इस टेबल में जो मार्क्स हैं वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट पे भी और सब्जेक्ट पर भी। और ऊपर जो स्टूडेंट नेम है वो सिर्फ उसने देखा दो टेबलों को अलग-अलग कर दिया। हमारी भी तो यही बहस थी कि स्टूडेंट नेम किस पर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है और सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा ही था ना? उसने स्टूडेंट नेम का अलग टेबल बना दिया और बाकी दूसरा टेबल अलग बना दिया। इसी तरह यहां पर भी देखो,
इसी तरह यहां पर भी देखो, हम क्या कह रहे थे यार, मैं मिटाया तो सारा ही मिट जाएगा। सर जी हम क्या कह रहे थे यहां पे, हम कह रहे थे जो कस्टमर नेम है वो किस पर डिपेंडेंट है, जो कस्टमर नेम है वो ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, यही कह रहे थे। जो कस्टमर एड्रेस है वो ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं है। यार बात समझ आ रही है। अच्छा, इस चीज को देखने के लिए हमने क्या किया था, इस चीज को देखने के लिए हमने फिर अब हमने टेबल बनाया। कौन सा टेबल बनाया भैया, जब आपका कस्टमर नेम किस पर डिपेंडेंट है, सिर्फ इस पर, तो इसका टेबल अलग कर दो। अब आप गौर करो, अब आप गौर करो, कस्टमर नेम किस पर डिपेंडेंट है, ऑर्डर आईडी पे, और कस्टमर एड्रेस किस पर डिपेंडेंट है, ऑर्डर आईडी पे। तो आपने बुनियादी तौर पे यहां पर वो वाली मुसीबत खत्म कर ली, पार्शल डिपेंडेंसी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब जो प्राइमरी की है उस पर क्या डिपेंडेंसी है, फुल डिपेंडेंसी। वो पॉइंट समझ आ रहा है सर, समझ होगी। चलूं आगे सर। सर जी एक बार आप ये एग्जांपल दोबारा पढ़िएगा, फिर मैं फिर भी इसकी वीडियो शेयर करूंगा क्योंकि ये आपको दोबारा देखना पड़ेगा। सर थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म करो। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, ट्रांजिटिव। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है। सर मेरी बात सुनना, स्टूडेंट आईडी था 12, स्टूडेंट नेम था अली सारा, सिटी था कराची, पोस्टल कोड था, अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो सर जी, स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, सिटी किस पर डिपेंडेंट है, सिटी किस पर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट। पोस्टल कोड किस पे डिपेंडेंट है सर, पोस्टल कोड सिटी पे डिपेंडेंट होता है। वो कहते हैं नॉन प्राइमरी की प्राइमरी की पर डिपेंड करेगा, नॉन प्राइमरी की नॉन प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं होगा। इसको कहते हैं नॉन प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा, नॉन प्राइमरी की प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होगा। अब आप देखो जो पोस्टल कोड है वो सिटी के मुताबिक लगना है या स्टूडेंट के मुताबिक लगना है, सिटी के मुताबिक लगना है। तो भैया नॉन प्राइमरी की किस पर डिपेंडेंट हुआ, नॉन प्राइमरी की किस पर डिपेंडेंट हुआ, नॉन प्राइमरी की पर डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि किस पर डिपेंडेंट होगा, प्राइमरी की पर डिपेंडेंट। बस ये इतनी सी बात है। अब उसने क्या किया है, इस टेबल को तोड़ दिया, एक टेबल में 1 2 3 ये तीनों चीजें रखी हैं, और दूसरे टेबल पे ये इस पर डिपेंडेंट था ना, तो उसने इसका टेबल बना दिया। बस इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये जो नॉन प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होता है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो कहता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, एक टेबल में जितने एट्रीब्यूट्स भी हो वो सारे के सारे प्राइमरी की पे डिपेंडेंट हो। सर आपकी किताब की एग्जांपल लूं और आज की बात खत्म करूं। सर जी देखो, ऑर्डर आईडी ये प्राइमरी की है, कस्टमर नेम ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, यस और नो, यस। कस्टमर एड्रेस ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, यस और नो। कस्टमर सिटी ये एड्रेस पे डिपेंडेंट है। यानी नॉन प्राइमरी की जो है वो नॉन प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, जिसको खत्म करना है हमने। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की वॉयलेशन है। कैसे खत्म करेंगे, लो सर इसने इस तीन को भी एक टेबल बना के बाद में इन दोनों को टेबल बना सकते हो। उसने ऐसे 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 किया, उसने एक एड्रेस आईडी बना दी और एड्रेस आईडी के साथ ये दो टेबल जोड़ दी। और सर समझ आ गया, उसने बताया वॉयलेशन क्या है और उसने बताया कि इसका हल क्या है। लो सर चैप्टर नंबर, अब एक आखिरी जुमला पता है क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से एक ही कॉलम में एक से ज्यादा चीजें नहीं आती, यही है। इससे होता है कीप इट सिंपल।
सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो जाती है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो जाती है। सर समझ आ गया? लो सर, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। कल के हवाले से कल हम क्लास नहीं करते, ये वाली जो कंट्रोल वाली क्लास है ये शिफ्ट कर देंगे हम अगली संडे को। मंडे से हम अपना सिस्टम वाला सारा शुरू करते हैं और ये वाली जो क्लास है कंट्रोल वाली चैप्टर 15 है, मेरे जहन में है, इंशाल्लाह इसको हम करेंगे अगली संडे को कवर कर लेंगे। मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियत है, कुछ इस्लामाबाद से गेस्ट आए हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब क्या प्लान बना है? कल क्लास नहीं है, संडे का ऑफ है। हाँ, अगली संडे ऑन करा के मैं आपको चैप्टर 15 करवा दूंगा, इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। सर डन हो गया? नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।